चलिए बच्चों, आज जो है हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 में है तुम्हारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो है इस पर जो है 5 अंक डिवाइड है। 5 अंक डिवाइड इस प्रकार से है कि 5 = 1 × 1 and 4 × 1। मतलब इस 5 नंबर में से जो है 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक जो है डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होगा। तो हम इस चैप्टर में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जो 4 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं हमारी परीक्षा में उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और लगभग 3-4 वर्ष के प्रश्नों की मतलब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर लेंगे, जिसमें से आप अभ्यास करने के बाद ये समझिए कि लगभग आपका जो है कोई न कोई एक प्रश्न उसी में से ही पूछा जाएगा। तो हमारा जैसे कि अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो हमने चूंकि अभी तक तो बहुत पढ़ा है फलन के बारे में। फलन के बारे में आपने इसके पहले भी चैप्टर में पढ़ा होगा, 12th में भी है संबंध और फलन, और उसके पहले कक्षा 11 में भी फलन के बारे में पढ़ लिया। तो मुझे ऐसा आशा है कि फलन के बारे में और फलन के प्रकार के बारे में जो है आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। फिर भी थोड़ा सा मतलब जो है एक थोड़ा जनरल आइडिया डालते हैं कि फलन है क्या। जैसे मान लीजिए 2 आप आरेख समुच्चय ले लेते हैं A और B, और उनके अवयवों के बीच में मान लीजिए कोई एक नियम है, तो वो नियम जो है एक निश्चित नियम है, तो उस नियम को जो है हम फलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक समुच्चय हमने ले लिया A, दूसरा समुच्चय ले लिया B। अब समुच्चय A के अवयव यदि हम ले लें, मान लीजिए यहाँ पे A, B और C, और समुच्चय B के अवयव B उसी प्रकार से ले लें 1, 2, 3। अब ये आपस में मान लीजिए संबंधित है, A का 1 से, B का 2 से और C का 3 से, और ये नियम या से जो संबंध है वो F है मान के चलिए। तो इसको इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं F such that A tends to B। आपने पढ़ा है इसलिए ज़्यादा इसको बताने की और ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक शार्ट में तो जिसमें ये फलन डिफाइन है। अब ये फल A जो समुच्चय A है, इस समुच्चय को डोमेन कहते हैं। डोमेन, ये इसको हिंदी में प्रांत बोला जाता है। ये फलन का प्रांत कहलाता है। और समुच्चय B कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहते हैं। और समुच्चय B के अवयवों से बनने वाला जो समुच्चय है, तो ये जो है इसका परिसर या रेंज कहलाता है। तो जितने भी इमेज है, मतलब सब B में जितने भी हमारे अवयव हैं जो एक एक कुछ न कुछ अवयवों से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो समुच्चय है वो रेंज कहलाता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात जो है आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब हमेशा जो रेंज है या तो पूरा का पूरा कोडोमेन हो सकता है, या रेंज जो है तुम्हारे कोडोमेन का सबसेट होगा। कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं जो रेंज में नहीं होंगे, वो तो समुच्चय B से छूट जाएंगे, तो वो एलिमेंट हमारे रेंज में नहीं आते। और कोडोमेन में B के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जो है आपके कोडोमेन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये तो हुई आपके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात। अब यहाँ पर आता है फलन में 1-1 मैपिंग के बारे में। तो 1-1 जैसे कि मैंने आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव ना लेते हुए एक एग्जाम्पल ही ले लिया है कि सेट A में अपन ने सेट A = ले लिया था A, B, C 3 एलिमेंट, और B = ले लिया था 1, 2, 3। तो B के सारे एलिमेंट देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 है, और A के एलिमेंट A, B, C है। तो B के सारे एलिमेंट A के सभी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, या A के सारे एलिमेंट जो है B से अलग अलग जुड़े हुए हैं। मतलब किसी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है,
ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में अलग अलग बन रही है। मतलब ए के एक एलिमेंट के लिए बी में एक अलग इमेज है, दूसरे एलिमेंट के लिए अलग है, तीसरे एलिमेंट के लिए अलग है। तो ये इस प्रकार का जो फलन है वो जैसे उदाहरण में दिख रहा है आपको, ये फलन आपका 1-1 प्रतिचित्रण या 1-1 मैपिंग कहलाता है। अब इसी में जो है ऑन टू मैपिंग, हम थोड़े से ऑन टू के बारे में भी चर्चा कर ले। ऑन टू मैपिंग, अब यहाँ पर जो है जैसे डोमेन की बात करें तो ABC हो जाएगा डोमेन, को डोमेन की बात करें तो 1 2 3 हो जाएगा, और रेंज की बात करें तो रेंज भी इसमें जो है 1 2 3 होगा। अब इसमें हमारे को डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है जो है डोमेन के एलिमेंट का प्रतिबिंब या इमेज ना हो। तो इस प्रकार के फलन को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं या ऑन टू आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और चर्चा कर लें, आगे बढ़ जाएं, जिसमें हमको दोनों बातें मतलब मिल जाए, 1-1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। 1-1 होने का मतलब कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है वो को डोमेन में अलग अलग बने। दूसरी बात, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा ना हो। तो मैं समझता हूँ एक एग्जांपल के द्वारा जो है हम सारी चीजों को यहाँ बता पा रहे हैं कि ये जो यहाँ जो फलन डिफाइन है, ये फलन जो है आपका 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो एक ही एग्जांपल से हम दोनों बातों को मतलब कह पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन दिया हुआ है यही फलन आपका जो है 1-1 और ऑन टू है, 1-1 और ऑन टू है। अब ये यहाँ पर इस बात को बताना इसलिए जरूरी हो गया कि किसी भी प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो किसी भी प्रतिलोम फलन को परिभाषित करने के लिए उस फलन का 1-1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है। यदि कोई फलन 1-1 ऑन टू नहीं है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए प्रतिलोम फलन बताने के पहले मैंने आपको ये दो बातें बताई कि फलन जो है आपका 1-1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब दूसरे एक ही शब्दों में कहें तो वह फलन आपका 1-1 और ऑन टू होना चाहिए। 1-1 ऑन टू होगा तभी उस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व हो पाता है। तो यहाँ पर जो हमारी शर्त है वो शर्त ये थी कि फलन का प्रतिलोम होने के लिए उस फलन का 1-1 ऑन टू या एक की आच्छादक होना बहुत जरूरी है। अब ये दिया गया फलन जो है एक की भी है और आच्छादक भी है, तो ऐसे फलन का जो है हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं या इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो सकता है। अब आगे जो है हम प्रतिलोम फलन के बारे में की परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रतिलोम फलन के लिए जो है उसी फलन का प्रतिलोम निकाला जा सकता है जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो मान लीजिए कि एक समुच्चय A है और दूसरा समुच्चय B है और इसमें फलन जो है f है। f इस प्रकार से डिफाइन है, f such that A tends to B। x A का एलिमेंट है और y जो है P का एलिमेंट है और ये डिफाइन है fx is equal to y। चूंकि शर्त थी हमारी कि f is 1-1 and on टू, ये जो फलन है 1-1 भी है और on टू भी है। देयर एग्जिस्ट एक फलन हमारा ऐसा हो सकता है g such that b tends to a। चूंकि फलन f जो है 1-1 है और on टू है, इसका मतलब जो है एक इसके इनवर्स की कल्पना की जा सकती है जो इस प्रकार से होगा g such that b tends to a। अब इसको जो है इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब यहां पर जो है gy is equal to x। इसको क्लैरिफाई कर दे, a जो है
ये प्रांत और ये पूरा का पूरा परिसर होगा। सेट V जो है परिसर होगा, तो ये फलन G, तो G का परिसर, सॉरी G का प्रांत डोमेन बराबर फलन F का परिसर रेंज। G का प्रांत हो गया ये, और G का परिसर रेंज बराबर F का प्रांत या डोमेन। तो फलन G को F का प्रतिलोम फलन कहते हैं। G को F का प्रतिलोम फलन कहते हैं, अर्थात G इज इक्वल टू F इनवर्स। G इज इक्वल टू F इनवर्स। यदि हम G के इनवर्स की बात करें तो G इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स का इनवर्स। तो इनवर्स का इनवर्स जो है ये F के बराबर। तो ये फलन हो गया हमारा प्रतिलोम फलन। इसके बारे में मैंने जो आपको बताया कि इसकी शर्त क्या है प्रतिलोम फलन के लिए, कि किसी भी फलन का प्रतिलोम होने के लिए वो 1/(1)(2) या एक ही आच्छादक होना चाहिए। फिर इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद जो है एक एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं या चित्र के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है। आगे हम चलेंगे फिर त्रिकोणमिति फलन के बाद। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति फलनों के बारे में पढ़ा, तो त्रिकोणमिति फलन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x, 6 प्रकार के जो है त्रिकोणमिति फलन है। इनके संयोजन से और भी फलन हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन। अब इन 6 त्रिकोणमिति फलन के बारे में कि क्या ये जो त्रिकोणमिति फलन है, क्योंकि हमारा मुख्य बात तो ये है कि हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले हम ये पढ़ लें कि ये जो फलन है त्रिकोणमिति फलन है, क्या इनके प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फलन जो है इनके डोमेन और रेंज में, जैसे बात करें हम थोड़ा सा पहले कि कुछ फलन ले लेते हैं। पहले यहाँ पर फलन डोमेन और रेंज। पहले हम बात करते हैं sin x फलन की। तो sin x जो फलन है हमारा, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर के प्लस। जैसा कि हम पढ़ते हैं और ग्राफ में भी देखते हैं कि sin x का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान जो है -1 होता है। तो इसका रेंज जो है -1 से लेकर के +1 होगा। इसी प्रकार जो है दूसरे फलन की बात करें cos x, तो cos x इसका डोमेन जो है r के बराबर, और इसका भी जो रेंज है वो -1 से लेकर के +1 के बराबर ही होता है।
फिर 10x की बात करते हैं। तो तीसरा फलन है हमारा 10x, इसका डोमेन है r माइनस, चूंकि 10x बराबर sin x अपान cos x होता है और cos x जो है π/2 के विषम गुणांक में जो है पूरा का पूरा 0 होता है। तो x such that x is equal to 2n plus 1 π/2 और n belongs to z, सेट ऑफ इंटीजर। और इसका रेंज होगा r के बराबर, सेट ऑफ रियल नंबर। चौथा फलन है cot x इज इक्वल टू sin x अपान cos x अपान sin x। तो r माइनस x such that x is equal to n pi and n belongs to z, और इसका भी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। पांचवा sec x cos x का उल्टा है, और sec x r माइनस x such that x is equal to 2n plus 1 π/2 n belongs to z, और r माइनस -1 to 1। छठवां फलन है हमारा cosec x, r माइनस x such that x is equal to n pi, n belongs to z, और r माइनस -1 माइनस। ये तो हमारे त्रिकोणमिति फलनों के जो है डोमेन और रेंज की बात हो गई। अब डोमेन और रेंज तो मालूम हो गया है, डोमेन रेंज के बाद जो है इन फलनों के प्रतिलोम फलन की बात करनी है। तो प्रतिलोम फलन के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको इसके पहले बताया था कि प्रतिलोम फलन के लिए प्रतिलोम फलन वही होता है जो 1 और n2 होता है। तो यदि हम sin x की बात करें या cos x की बात करें तो ये सारे डोमेन में जो है तुम्हारे प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता। ये स्पेशल जो है तुम्हारे कुछ इंटरवल के अंतर्गत जो है ये प्रतिलोम फलन हो सकता है। तो हम थोड़ा सा पहले इंटरवल के बारे में देखते हैं और ग्राफ के बारे में देखते हैं। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के बाद जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सा फलन कहां से कहां तक जो है तुम्हारे प्रतिलोम हो सकता है। तो ये बात हो गई हमारे फलनों के डोमेन और रेंज के बारे में। अब जो है ग्राफ देखते हैं। थोड़ा सा जो है पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जानकारी में जैसे आप क्योंकि त्रिकोणमिति के अंतर्गत है तो त्रिकोणमिति में पहले जो है आप सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में देख लें। त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ साथ जो है जो आइडेंटिटीज उपयोगी होती हैं उन आइडेंटिटी का अध्ययन भी कर लें, क्योंकि पिछले क्लासों में इसके बारे में डिटेल्स में अध्ययन है। फिर भी इसको एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे आदमी भूल जाता है। तो इनको बराबर उसके बाद जो है ये टेबल के बारे में, क्योंकि टेबल भी आप अच्छे से सीख लें, क्योंकि आगे जो मुख्य मान शाखा और जो है हम लोग व्यापक मान जब देखेंगे तो व्यापक मान के बारे में भी हमको जो है इस टेबल की जरूरत पड़ेगी और मानों की जरूरत पड़ेगी। ये मुख्य मान के बारे में जो है आपको टेबल दिया हुआ है 0 से लेके 180 तक। टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आप जरूर जान लें। टेबल में आप देखिए यहाँ पे साइन से लेकर के जो है कोसेक थीटा तक मान दिए हुए हैं 0 से, और कोण के मान है 0 से लेकर के 180 तक। तो बहुत सिंपल सा है, 0 से लेकर के 90 तक केवल साइन के मान याद रखिए आप, और उसके बाद जो है उनको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए तो cos थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये साइन और cos के जब मान केवल अभी 90 तक की बात करें, उसके बाद जो चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है
तो पहली वाली लाइन में दूसरी वाली लाइन का भाग दे दीजिए, तो पूरे के पूरे मान जो प्राप्त होते हैं वो टेन थीटा के हो जाते हैं। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। मानों को एकदम उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, केवल 90 तक की बात, तो सारे मान कॉट थीटा के प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा के पूरे मानों को आप उल्टा करके लिख दीजिए, तो वो सेक थीटा के मान हो जाएंगे। उसके बाद जो है इन्हीं मानों को, सेक थीटा के इन्हीं मानों को उल्टे क्रम में लिखना शुरू करें, तो ये कोसेक थीटा आपका तैयार हो जाता है। तो ये जो सारणी है, मानों की सारणी 0 से 90 तक की बिना याद किए आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब चूंकि हमको जो है 90 से आगे के मान को कैसे याद करें, तो एक तो ये फार्मूले हैं, दूसरा एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, जैसे हम पूरे ग्राफ को 4 चतुर्थांश में बांटते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश हमारा 0 से लेकर 90 तक होता है, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 तक, तृतीय चतुर्थांश जो है 180 से 270 तक, और चतुर्थ चतुर्थांश जो है 270 से लेकर के 360 तक। ये सब मानों की आपको जो है आगे जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थ आल, यहाँ पे केवल 4 शब्द लिखे गए हैं, आल सिल्वर टी कप। तो प्रथम चतुर्थांश में आल यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमारे यहाँ पर धनात्मक है। द्वितीय चतुर्थांश में जो है सिल्वर, सिल्वर का मतलब यहाँ पे एसआई से लेना है, केवल साइन से, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये केवल 2 ही धनात्मक होते हैं, बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद फिर टी आया है, टी का मतलब यहाँ पे टेन से लेना है, तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा जो है कॉट, ये धनात्मक होते हैं, बाकी चारों के चारों जो है यहाँ ये ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कप, कप का सी लेना है, कास और कास का उल्टा सेक, तो कास और कास का उल्टा सेक ये दोनों धनात्मक होते हैं, कास और सेक, बाकी चारों के चारों जो है ऋणात्मक होते हैं। अब इसके बाद ही जो है हमको इन मानों की भी जरूरत पड़ेगी कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब होता है ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो इससे पता कर सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में है मतलब केवल कास और सेक, यहाँ देखिए आप कास और सेक ये दोनों धनात्मक है, बाकी चारों के चारों जो है ऋणात्मक है। अब 90 माइनस थीटा के बारे में इसी प्रकार से, तो 90 माइनस थीटा है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में देख लीजिए आप, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सारे के सारे मान जो है धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमारे धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में चलेंगे 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक धनात्मक है, बाकी पूरे के पूरे ऋणात्मक है। इसी प्रकार चले 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है यहाँ धनात्मक है, बाकी पूरे के पूरे ऋणात्मक है। आगे भी इसी प्रकार से जो है आप इनको तैयार कर सकते हैं। 180 प्लस थीटा का मतलब होता है तृतीय चतुर्थांश, 270 माइनस थीटा यानी ये भी आपका जो है तृतीय चतुर्थांश है, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है। आगे जो है इसी प्रकार के मान हमको दिए हुए हैं, ये 360 तक के सारे मान, 360 में भी जो है आप देखेंगे 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, सारे के सारे मान जो है 360 माइनस थीटा यानी 4 चतुर्थांश हो जाता है। तो 4 चतुर्थांश में जिस प्रकार से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसी प्रकार से हमको यहाँ पर दिया गया है। 360 प्लस थीटा, तो एक चक्र घूमने के बाद फिर से प्रथम चतुर्थांश आ जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश जैसे ही आता है तो 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, और सारे के सारे मान जो है हमारे पास धनात्मक प्राप्त हो जाते हैं। फिर इनको और यदि मान लीजिए बड़े कोण का मान निकालना हो तो n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा माइनस थीटा करके भी निकाले जा सकते हैं।
इसी प्रकार जो है एडिशन फार्मूले, अभी हमको कई सवालों में एडिशन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से जो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी टेन कॉट ए प्लस बी, यानी ये एडिशन फार्मूले के बारे में हम जो है ये जरूर इन पर जो है एक नजर डाल लें, क्योंकि पढ़ा हुआ है फिर भी इसको रिवाइज करना जरूरी है। सबट्रैक्शन फार्मूला, तो इसमें साइन ए माइनस बी, फिर कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी और कॉट ए माइनस बी, ये भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनके बारे में भी जरूर। फिर मल्टीप्लीकेशन साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ऊपर जो फार्मूले पढ़े हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके यदि हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का गुणा करें तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी या कॉस इनवर्स बी माइनस कॉस इनवर्स ए होता है। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी गुणा करें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये जो है आप घर में मतलब जो है स्वयं करके देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला और साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला, इन दोनों को जो है यदि हम जोड़ दें हमें प्राप्त होता है 2 साइन ए कॉस बी। यदि जो है इसमें घटा दें तो प्राप्त होता है 2 कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी फार्मूले को भी जोड़ करके और घटा करके फिर आगे इसी फार्मूले से जो है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्राप्त हो जाता है। साइन सी माइनस डी इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 प्राप्त होता है। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। फिर cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin d माइनस c अपॉन 2 होता है। अब ये sin 2a और cos 2a वाले फार्मूले, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति में भी जरूरत पड़ेगी हमको आगे जो कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। ये 2a वाले फार्मूले जो है इनको ऐसा नहीं कि केवल रट लिए, इनको जो है हमारे पास जो फार्मूले हैं जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, इसी फार्मूले में b इज इक्वल टू यदि हम a कर लें तो साइन 2a का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। फिर इसमें जो है यदि हम cos का भाग दे दें तो cos का भाग दे दें तो ये हमको नया फार्मूला मिल गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या दूसरे रूप में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या इसको और भी डेवलप करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाता है। tan a प्लस b वाले फार्मूले में यदि b इज इक्वल टू a करें तो tan 2a का फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार जो है sin 3a, cos 3a और tan 3a के फार्मूले भी जो है हम स्वयं बना सकते हैं और उन्हें जो है अच्छे से याद किया जा सकता है। अब जो है मैं आगे चर्चा कर रहा था साइन एक्स के ग्राफ की। साइन एक्स जो फलन है का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ यदि मान लीजिए 1 1 on 2 होगा तो उसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं, यदि नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम जो है संभव नहीं होगा। ये 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2। इस तरफ चलें तो ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस 5
और ये -2 और ये -3π/2। ये sin x का ग्राफ है। यदि हम इसकी बात करें तो sin x के ग्राफ में 0 से π तक, क्योंकि sin x की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी रेंज है -1 से लेकर के +1 तक। सेट ऑफ रियल नंबर यानी पूरा का पूरा कवर आप देख रहे हैं यहाँ पे x और x डैश है, राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरी की पूरी रियल लाइन को मतलब ये कवर कर रहा है। यदि हम जो है इस डोमेन में यदि 0 से π इंटरवल ले लें, 0 से π तक यदि इंटरवल की बात करें तो 0 से लेके π तक यदि हम दो मान अलग अलग ले लें, मान लीजिए हमने ये रियल नंबर पे एक x1 ले लिया और ये जो है x2 ले लिया। 0 से π इंटरवल में यदि हम sin x के इन्वर्स निकालने की बात करें तो यहाँ पर देखें ये हमारा जो है π/2 है, 90 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर जो है 45 डिग्री होता और ये जो है आपकी 90 + 45 तो 135 डिग्री वहाँ पर होता। अब x1 इससे यहाँ पे स्पष्ट है कि x1 इज लेस देन x2, या ये कहें कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जबकि बात करें ये +1 है हमारा और ये -1, fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पर जो है x1 और x2 दोनों पर जो है हमको फलन के समान मान प्राप्त हो रहे हैं। x1 पर भी बराबर है और x2 पर भी बराबर, जबकि ना तो x1 और x2 आपस में बराबर है। x1 x2 से छोटा है, चूंकि रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव में चल रहा है, तो x1 इज लेस देन x2, बट fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन जो है एकेकी नहीं है। एकेकी इस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल की बात करें हम, 0 से लेकर के π, तो 0 से π में जो sin x का फलन है वो एकेकी नहीं है। अतः इस इंटरवल में जो है हम sin x का इन्वर्स प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये इंटरवल में नहीं प्राप्त कर सकते, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। या बात करें, मान लीजिए हम जो है ये π/2 से लेकर के 3π/2, यदि इस भाग की बात करें π/2 से लेकर के 3π/2, यदि डोमेन में इस इंटरवल को ले ले π/2 से लेकर के 3π/2, तो यहां पर जो हर एक बिंदु पर फलन का अलग अलग मान प्राप्त होगा। अलग अलग मान प्राप्त करने मतलब x1 के लिए fx1 प्राप्त होगा, x2 के लिए fx2, और x1 और x2 इसके लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो इस इंटरवल के लिए जो है फलन का मान अलग अलग, यानी जो है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 अलग है, तो fx1 और fx2 दोनों अलग अलग होंगे, उन्हें दोनों समान मान प्राप्त नहीं होंगे। मतलब इस अंतराल के लिए फलन जो है 1 और 1 है, या एकेकी और आच्छादक है। तो इस इंटरवल के लिए sin x का प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। तो ऐसे ही अलग अलग इंटरवल जो है हम जिन्हें शाखाएं मान शाखाएं कहते हैं या शाखाएं मान कहते हैं, तो अलग अलग हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम जहां से यहां तक की बात करें, मतलब ये इंटरवल -π/2 और π/2 इंटरवल की बात करें, तो यहाँ पर जो sin x का यानी sin x इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है अगले इंटरवल की बात करें तो π/2 से लेकर के 3π/2, इस इंटरवल में भी जो है sin x के इनवर्स का अस्तित्व है। इसी प्रकार जो है अगला इंटरवल यदि हम ले लें 3π/2 से लेकर के 5π/2, तो इस इंटरवल पर भी जो है तुम्हारे sin x के इनवर्स का अस्तित्व है। लेफ्ट में चले
तो -π/2 जैसे हमने लिया था -π/2 से लेकर के π/2, अब ये -π/2 से लेकर के 3π/2, मतलब -3π/2 से -π/2, इस इंटरवल पर भी जो है sin x का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो ये तो इनकी शाखाओं के मान हो गए। अब चूंकि हमको यहाँ पर ये होता है कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करें, तो अलग अलग इंटरवल के लिए जो है ये sin x के फलन का अस्तित्व है, यानी sin x के प्रतिलोम के फलन का अस्तित्व है, लेकिन बात आती है मुख्य मान। तो मुख्य मान मतलब जो है ये जो शाखाओं वाले मान है हमारे सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो इनमें जो सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटे मान को जो है मुख्य मान या मुख्य मान शाखा कहा जाता है। तो यदि हम बात करें तो एक इंटरवल हमको प्राप्त हुआ था -π/2 से लेकर के π/2, उसके बाद π/2 से लेकर के 3π/2, 3π/2 से लेकर के 5π/2। इधर पीछे की ओर चले तो -5/2 से -π/2 से लेकर के -3π/2। तो सबसे उपयुक्त मान और सबसे जो छोटा मान है वह मान हमारा -π/2 से लेकर के π/2 होता है। तो यहाँ पर जो है इस मान को मुख्य मान कहा जाता है, इस मान को मुख्य मान कहा जाता है। और ये जो फलन होता है यहाँ से यहाँ तक, इस फलन को जो है मुख्य मान फलन या मुख्य शाखा मान फलन भी कहा जाता है। तो साइन इनवर्स के लिए बहुत सारे इंटरवल हैं, तो साइन इनवर्स की बात करेंगे हम। जैसे साइन x में हमने कहे थे कि साइन x का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसका जो रेंज है वो -1 से लेकर के +1 है। तो बात करेंगे हम साइन इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स x के लिए जो है, चूंकि इसका इनवर्स है तो इसका डोमेन अब चेंज हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 होगा, और इसका जो रेंज है वो केवल मुख्य मान शाखा को लिया जाता है। तो मुख्य मान शाखा में -π/2 से लेकर के π/2 तक ही होता है। अब जो है जब हमें ये प्राप्त हो गया कि तुम्हारे जो है साइन इनवर्स इस इंटरवल के लिए जो है यहाँ पर प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, इसी प्रकार जो है हम इसका कास इनवर्स का भी ग्राफ तैयार करके कास इनवर्स का भी मुख्य मान शाखा हम ज्ञात कर सकते हैं। और आगे जो फलन है हमारे पास टेन इनवर्स है, क्या काट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स, सभी के जो है तुम्हारे मुख्य मान शाखा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा साइन एक्स का फलन। इसी प्रकार जो है ये साइन एक्स का फलन। अब आगे जो है साइन इनवर्स एक्स का फलन कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इस बात तो सीधी करें, वैसे तो हमको तो सारे मान अलग अलग प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पर, और प्राप्त करके फिर जो है तुम्हारे ग्राफ पेपर पर यदि दर्शाएंगे तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि x अक्ष को y अक्ष में और y अक्ष को x अक्ष में परिवर्तित कर दे तो हमको जो है साइन इनवर्स x का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ये y एक्सिस, x एक्सिस, x रेस, π/2 -π/2 -π π 3π/2 -3π। तो ये प्रिंसिपल रेंज या मुख्य मान शाखा, जिसको -π/2 से लेकर के π/2, यहाँ पर जो है साइन एक्स के इनवर्स का अस्तित्व है। इसी प्रकार जो है π/2 से लेकर के 3π/2, ये साइन इनवर्स एक्स का होगा, साइन इनवर्स एक्स का होगा। तो यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं
-π/2 से लेके π/2 इसका मुख्य मान है या मुख्य मान शाखा है। उसके बाद आगे भी इंटरवल इस प्रकार से लिए जाते हैं, तो ये इनकी अन्य शाखाएं कहलाती है, -π/2 से लेकर के -3π/2, और यहाँ पर जो है π/2 से लेकर के 3π/2। लेकिन इसमें जो न्यूनतम मान होता है उसी को जैसा मैंने बताया था, वो उसकी प्रिंसिपल रेंज या मुख्य मान शाखा कहलाती है। तो ये साइन इनवर्स के बारे में हो गई। इसी प्रकार जो है हम थोड़ा सा cos x के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है cos x का ग्राफ है, त्रिकोणीय प्रतिफलन cos x का ग्राफ। यदि हम इसमें जो है जैसे sin x में लिया था हमने, sin x का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और उसका रेंज था -1। इसी प्रकार जो है cos x में भी सेट ऑफ रियल नंबर और उसका रेंज होता है -1 से लेकर के 1 तक। अभी हमने जो प्रिंसिपल रेंज लिया था साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x में -1 इसका डोमेन होगा और इसका रेंज था हमारा -π/2 से लेकर के π/2 तक, जिसको हम प्रिंसिपल रेंज या मुख्य मान शाखा कहते हैं। यदि हम इसी प्रकार cos के लिए भी यही ले लें, -π/2 से लेकर के π/2 वाला इंटरवल ले लें, तो इसमें देखते हैं कि -π/2 से लेकर के π/2, अब दो बिंदु ले लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने x1 लिया है और यहाँ पर x2 लिया है। अब x1 और x2 जैसे कि स्पष्ट आपके ग्राफ से दिख रहा है कि x1 जो है धनात्मक है, x2 जो है वह ऋणात्मक है। शून्य के बाईं ओर है मतलब ऋणात्मक है और शून्य के दाहिने ओर है मतलब ऋणात्मक है। अब यदि बात करें यहाँ पर x1 और x2 दोनों पर, ये धन 1 तक और ये जो है आपके ये ऋण 1 तक, तो x1 और x2 पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, चिन्ह से भी बराबर विपरीत है, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, लेकिन fx1 इज इक्वल टू fx2, ये दोनों मान जो है हमको बराबर प्राप्त हो रहे हैं। जबकि 1-1 मैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, यदि x1 इज इक्वल टू x2 तो fx1 इज इक्वल टू fx2, या x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो fx1 इज नॉट इक्वल टू भी fx2 होना चाहिए। इसका मतलब जो है इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में जो cos x का फलन है वो आपका 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है, इसका मतलब जो है इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अब दूसरा कोई अंतराल देखते हैं जिसमें कि ये 1-1 और 2 है। यदि हम बात करें, यदि पॉजिटिव में ही चलते हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर π/0 से लेकर के पाई, यदि हम इस अंतराल की बात करें, ये अंतराल में तो देख लिए कि -π/2 से लेकर π/2 तक जो cos x का फलन है वह 1-1 नहीं है, मतलब cos इनवर्स का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा कोई अंतराल लेते हैं। दूसरा अंतराल अब देखिए पॉजिटिव की ओर चलते हैं पहले यहाँ पर हम, तो 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई वाला अंतराल लेते हैं। तो 0 से लेकर पाई वाला अंतराल में लगातार यदि हम x अक्ष की ओर चलते हैं तो लगातार मान जो है घटते जा रहा है, मतलब ऐसे कोई भी दो बिंदु हमको प्राप्त नहीं होंगे जिस पर फलन का मान
बराबर आए। यदि अलग अलग बिंदु होंगे तो फलन का मान भी अलग अलग होगा। नीचे और चले यहाँ पर तो ये लगातार जो है ऋणात्मक होते जाता है और ऋणात्मक होते होते ये -1 तक आ जाएगा। तो 0 से लेके पाई तक फलन के डोमेन के प्रत्येक बिंदु के मान उसके रेंज में अलग अलग हमको प्राप्त होंगे, अर्थात ये जो है और अलग अलग डोमेन के बिंदु के लिए रेंज में हमको अलग अलग मान भी प्राप्त होंगे। मतलब 0 से लेकर के पाई तक जो है cos x फलन ये आपका 1 भी है और onto भी है। देयर एग्जिस्ट cos इनवर्स x। इस अंतराल के लिए जो है हमको cos x के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हमको प्राप्त हो जाता है। तो एक अंतराल तो हमको मिल गया 0 से लेकर पाई, ऐसे बहुत सारे अंतराल हो सकते हैं। तो आगे हम देखें, एक अंतराल मिला हमको 0 से पाई धनात्मक अंतराल में। उसके बाद जो है इधर आगे और चलेंगे तो पाई से लेकर के 2 पाई, इसमें भी जो है cos x फलन 1 onto है, यानी एक ही आच्छादक है। इसी प्रकार यदि हम निगेटिव में चले तो ये 0 से लेकर के -पाई, -पाई से लेकर के 0, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -पाई से लेकर के 0, और ये जो है ये आगे आ जाएगा यहाँ पर आपका -2 पाई। तो अगला अंतराल होगा हमारा -2 पाई और -पाई। तो ये अलग अलग हमको शाखाएं प्राप्त हो रही है, अलग अलग शाखाएं प्राप्त हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मुख्य मान शाखा के लिए जो न्यूनतम मान होता है उस न्यूनतम मान को लिया जाता है। न्यूनतम के साथ साथ धनात्मक को चूंकि हमें इधर भी प्राप्त होगा 0 से लेके -पाई, तो ये भी मान न्यूनतम ही होगा, लेकिन धनात्मक भी लेना है हमको यहाँ पर। तो धनात्मक मान में जो है हमको 0 पाई प्राप्त होता है। तो इस 0 पाई अंतराल में जो फलन का मान होगा वह जो है प्रिंसिपल रेंज कहलाता है, मुख्य मान शाखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो cos x के लिए जो है 0 पाई और sin x के लिए अभी मैंने बोला था -पाई/2 से लेकर के पाई/2 प्राप्त होता है। तो इसको हम जो है एक टेबल के द्वारा और समझ सकते हैं सारे और हलों के लिए। फलन डोमेन रेंज या मुख्य मान। साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x जैसे कि साइन x का जो रेंज था -1, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के +1 तक। और ये फलन में जो न्यूनतम मुख्य मान जो लिया गया था, मुख्य मान -पाई/2 से लेकर के पाई/2 और साथ में ये जो है क्लोज्ड इंटरवल में है। तो इनवर्स फंक्शन में जो है रेंज और डोमेन आपस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है sin x का जो रेंज था वो डोमेन बन गया और इसमें मुख्य मान -पाई/2 से लेकर के पाई/2 हो गया। दूसरा फलन की बात करें तो दूसरा फलन है हमारा cos इनवर्स x। इसका भी डोमेन वही रहेगा -1 से लेकर के +1, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल रेंज है या मुख्य मान है वो 0 से लेकर के पाई। फिर बात करते हैं तीसरा फलन tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर यानी पूरी की पूरी रियल लाइन होगी और इसका जो रेंज है या मुख्य मान है वो ओपन इंटरवल में -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। अगला फलन होता है हमारे पास cot इनवर्स x। cot इनवर्स x
की भी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर और मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल रेंज जो है ओपन इंटरवल में 0 से लेकर के पाई तक होता है। फिर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में r माइनस 1 से 1 सेक इज इक्वल टू 1 कॉस, तो -1 तो घटा देंगे यहाँ से, और इसका जो है प्रिंसिपल रेंज होगा 0 पाई माइनस पाई बाई 2, और कोसेक इनवर्स एक्स r माइनस 1 to 1 और माइनस पाई बाई 2 माइनस जी। तो ये हमें जो है कास इनवर्स फलन, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स सारे फलनों के जो है डोमेन प्राप्त हो गए, और इनके जो है प्रिंसिपल रेंज, मुख्य मान या प्रिंसिपल रेंज हमको प्राप्त हो गई। परीक्षा में जनरली जो है तुम्हारे प्रिंसिपल रेंज के या मुख्य मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता है, और वो प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ये 5 नंबर है यहाँ पर डिवाइड, और 5 नंबर में से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दूसरा जो है 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होता है। तो जनरली मुख्य मान शाखा या कुछ फार्मूले के बारे में या जो है प्रिंसिपल रेंज के बारे में जो है पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होगी या कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होगी या उसका डोमेन क्या होगा। तो ये हमारा हो गया जो है प्रतिलोम फलन का प्रांत परिसर के बारे में। अब जो है प्रतिलोम फलन के क्या उपयोग है। प्रतिलोम फलन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से 5 अंक है यहाँ पर, लेकिन इसके और हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में जो है आप इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारा चैप्टर्स में जो है इनवर्स फंक्शन वहाँ पर होता है, और इंटीग्रेशन को भी जो है इसके द्वारा डिफाइन किया जाता है इनवर्स फंक्शन के द्वारा। तो इंटीग्रल कैलकुलस या कैलकुलस में ही कहें जो है इसका बहुत उपयोग है। दूसरा जो है विज्ञान और अभियांत्रिकी या साइंस टेक्नोलॉजी या साइंस या इंजीनियरिंग में भी जो है इनवर्स फंक्शन का बहुत उपयोग है। अतः हमको जो है आगे पढ़ने के हिसाब से भी और अभी परीक्षा की दृष्टि से भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जो है ये इन बिंदुओं पे हमने फोकस किया, साथ में हमको अब आगे जो है मुख्य मान की बात करना है। तो मुख्य मान कैसे प्राप्त करते हैं तो उनके बारे में, और उसके बाद जो है प्रतिलोम फलन के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन उसके बारे में चर्चा करें। चलिए अगले उसमें देखते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण के बारे में। तो पहला प्रगुण है हमारा स्वयं समंजक गुण प्रगुण से सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं जैसे कि अभी हमने मतलब जो है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ा, तो एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। चूंकि ये एक दूसरे के प्रतिलोम है, इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन्हें जो है हम स्वयं समंजक प्रगुण या सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला कहते हैं। अब इन प्रॉपर्टी का प्रयोग जो है मुख्य मान ज्ञात करने में करेंगे। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। या ऑब्जेक्टिव में होगा तो मुख्य मान में से 3-4 मान दिए रहेंगे। साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले तो हम जो है साइन इनवर्स का
डोमेन और रेंज देख लें। तो डोमेन है -1 से लेकर के +1 और इसका प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में जो है 1/√2 साइन 45 का मान होता है। तो साइन 45 यानी 45 डिग्री। अब ये 45 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, प्रिंसिपल रेंज के बीच में है, तो ये मान सेटिस्फाई होता है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला से ये π/4, तो हमारा जो है आंसर होगा मुख्य मान आ गया हमारे पास π/4। इसी प्रकार जो है और एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर, आप इसे जो है उतार सकते हैं, सेल्फ कर भी सकते हैं। और तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखें आप। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसमें फिर से वही हम डोमेन और रेंज साइन इनवर्स के लिए -1 और -π/2 और π/2, ये तो हमको बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। जो भी फंक्शन आया तो उसका जो है इनवर्स फंक्शन का डोमेन और हमको उसका प्रिंसिपल रेंज मालूम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो ये 1/2 यानी π/6 का मान होता है, साइन π/6 का मान। या साइन इनवर्स साइन -π/6, साइन -θ = -sin θ। साइन इनवर्स ये कैंसिल हो गया तो -π/6, तो -π/6 भी जो है -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। अतः मुख्य मान होगा दिए गए फलन का मुख्य मान -π/6। एक एग्जांपल जो है कास का ले लेते हैं। कास का एग्जांपल्स में cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो cos इनवर्स इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से π के बीच में होते हैं। डोमेन तो वही होगा -1 से +1 और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से π के बीच में होगा। अब इसका मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। तो cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स cos π/6, cos π/6 या 30 डिग्री का मान होता है ये √3/2। तो cos इनवर्स cos π/6, अब ये जो है 0 > π/6 > π, ये इसी इंटरवल के बीच में है। अतः मुख्य मान जो है हमारा फलन का मुख्य मान π/6 होगा। जैसे छोटे छोटे से उदाहरण है, और भी उदाहरण हल किए जा सकते हैं जिसके आधार पर जो है हम इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। एक और थोड़ा अलग सा उदाहरण लेते हैं, माइनस वाला। मान लीजिए हमने ये लिया cos इनवर्स -1/2। ये cos इनवर्स का डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज के बारे में। तो इसको सॉल्व करें, cos इनवर्स और
cos पाई बाई 3, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, cos इनवर्स है ये 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा मुख्य मान हो गया। तो 2 पाई बाई 3 जो है हमारा 0 से लेकर के पाई की रेंज में है, अतः ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और हमें जो है आगे सीखने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आज जो हमने चर्चा की प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ऊपर, तो सबसे मुख्य बात तो ये है, कंक्लूजन में हम देखें यहाँ पे कि प्रतिलोम फलन, सबसे पहले तो प्रतिलोम फलन वही फलन होता है, उसी फलन का संभव है जो फलन जो है तुम्हारे 1 1 और onto हो। तो ये तो इसकी मुख्य शर्त है। दूसरी बात है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के हमारे क्या क्या उपयोग है। तो मैंने जैसे बताया आपको, कैलकुलस में इसका उपयोग है और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। साथ में त्रिकोणमिति फलनों के बारे में मैंने चर्चा की, इनके त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह की हमने डोमेन और रेंज की बात की। इसी प्रकार साइन इनवर्स और जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इनके भी डोमेन और रेंज की बात की और मुख्य रेंज की बात भी हमने की, प्रिंसिपल रेंज के बारे में। प्रिंसिपल रेंज के बाद ही जो है हम यहाँ पे इनके मुख्य मान प्राप्त कर सकते हैं। फिर ग्राफ मैंने बताया आपको, साइन एक्स का ग्राफ बताया, कॉस एक्स का ग्राफ बताया, फिर साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बताया और कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बताया। फिर मुख्य मान के बारे में अभी मैंने चर्चा कर रहा था, मुख्य मान हमको कैसे निकालना है। मुख्य मान के लिए हमको जो है वो प्रतिलोम फलन का डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। यदि डोमेन और रेंज हमको मालूम नहीं है तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। यदि हम रेंज से, प्रिंसिपल रेंज से बाहर गए तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। इसलिए हमको प्रतिलोम फलन की रेंज मालूम होना जरूर आवश्यक है। यदि हम साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज मालूम होना चाहिए, कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज हमको मालूम होना चाहिए। फिर कुछ बात अभी मैं कर रहा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म के बारे में, तो केवल यहाँ पर मैंने अभी आज जो है, चूंकि पीरियड में थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो केवल सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसी के बारे में चर्चा की। आगे के अध्याय में जो है हम तुम्हारे व्युत्क्रम प्रगुण के बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के व्युत्क्रम प्रगुण, उसके बाद जो है कन्वर्सन फार्मूला यानी रूपांतरण गुण और कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और ये आज जो हमने पढ़े हैं इसमें जो प्रिंसिपल रेंज है इसका आगे और काम होगा। कुछ और व्यापक मान वाली बात है तो वो हम अगले वाले पीरियड में करेंगे। और अब अगला वाला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो हमारा 4 नंबर के प्रश्न के लिए होगा। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, और प्रॉपर्टीज के पहले बाद में जो है हम जो है आगे जो 4 नंबर का प्रश्न होगा उस 4 नंबर के प्रश्न में जो संभावित प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है, ऐसे प्रश्नों का हम अगले पीरियड्स में अध्ययन करेंगे।